नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का संस्कृत और हिंदी का आपसे हम टेस्ट लेंगे और टेस्ट को आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ दीजिएगा, क्योंकि टेस्ट देने से आपको पता चलेगा कि हम कितना पढ़ाई करते हैं। ठीक है, 30 में से कितना प्रश्न का जवाब हम बिल्कुल सही दे रहे हैं और लास्ट में आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 30 प्रश्न में से कितना प्रश्न का आप जवाब बिल्कुल सही दिए। ठीक है, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप इस टेस्ट में अंत तक बने रहिएगा। देखिए आज का पहला प्रश्न, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? तो देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य, बी में लिखा हुआ है समुद्रगुप्त, और सी में लिखा हुआ है कुमारगुप्त, और डी में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य की काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। ठीक है, तो ऑप्शन मेरे यहाँ पर ए जो होगा मेरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है गुरु नानक, बी में लिखा हुआ है गुरु तेग बहादुर, सी में लिखा हुआ गुरु गोविंद सिंह, और डी में लिखा हुआ गुरु रामदास। तो यहाँ पे आपको इस प्रश्न में बताना है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर हमारा सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और सिखों के पहले गुरु जो थे वो गुरु नानक थे, ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया इसमें कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? ऑप्शन ए में लिखा हुआ बिहार, बी में लिखा हुआ पश्चिम बंगाल, सी में लिखा हुआ झारखंड, और डी में लिखा हुआ केरल। तो आपको यहाँ से बताना है कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? तो बिहार की राजधानी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर, इसमें पूछा गया है कि कर्ण के पिताजी का नाम क्या था? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सूर्य, बी में लिखा हुआ है शिव, और सी में लिखा हुआ है विष्णु, और डी में लिखा हुआ है राम। तो आपको इस प्रश्न में बताना है कि कर्ण के पिताजी का नाम क्या था? तो सूर्य नाम था कर्ण के पिताजी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और कर्ण के माता जी का क्या नाम था? तो कर्ण के माता जी का नाम कुंती था। ठीक है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। और कर्ण बहुत ही दानशील व्यक्ति थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए 5वां नंबर प्रश्न में देखिए, बीरेश्वर कौन था? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है मिथिला के राजा, बी में लिखा हुआ मिथिला के राजकुमार, सी में लिखा हुआ मिथिला के मंत्री, और यहाँ पे डी में लिखा हुआ मिथिला के संतरी। तो आपको यहाँ से बताना है कि बीरेश्वर कौन था? तो मिथिला के मंत्री थे। ठीक है, बीरेश्वर। ऑप्शन यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर, इसमें पूछा है कि विजय किससे प्राप्त होती है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सत्य से, बी में लिखा है असत्य से, और सी में लिखा हुआ है अपमान से, और डी में लिखा हुआ है घृणा से। तो आपको यहाँ से बताना है कि विजय किससे प्राप्त होती है? तो सत्य से विजय प्राप्त होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर, इसमें पूछा गया है कि पृथ्वी का दान देने के लिए कौन चाहता था? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है शल्य, बी में लिखा हुआ है भास, यहाँ पे देखिए सी में लिखा हुआ इंद्र, और डी में लिखा हुआ कर्ण। तो आपको इस प्रश्न में बताना है कि पृथ्वी का दान देने के लिए कौन चाहता है? तो कर्ण चाहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, इसमें पूछा गया है कि शरीर का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ क्षमा, बी में लिखा हुआ आलस, और सी में लिखा हुआ क्रोध, और डी में लिखा हुआ लोभ। तो आपको बताना है यहाँ से कि शरीर का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो आलस जो है शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न अब हम देख लेते हैं। 9 नंबर, इसमें पूछा गया है कि आलस कथा का रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है विद्यापति, और बी में लिखा हुआ है सूरदास, और देखिए सी में लिखा हुआ है कालिदास, और डी में लिखा हुआ है तुलसीदास। तो यहाँ पे आपको बताना है इस प्रश्न में कि आलस कथा का रचनाकार कौन है? तो विद्यापति हैं आलस कथा का रचनाकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 10वां नंबर, इसमें पूछा गया है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता में कभी
कहाँ से लौटने की बात करता है। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ बिहार, बी में लिखा हुआ उड़ीसा, और सी में लिखा हुआ चेन्नई, और डी में लिखा हुआ बंगाल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता में कभी कहाँ से लौटने की बात करता है, तो बंगाल से लौटने की बात करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 11 नंबर। इसमें पूछा गया है कि सिखों के पहले गुरु कौन थे। ऑप्शन ए में लिखा हुआ गुरु नानक देव, बी में लिखा हुआ गुरु गोविंद सिंह, और देखिए यहाँ सी में लिखा हुआ गुरु रामदेव, और यहाँ पे डी में लिखा है गुरु तेग बहादुर। तो आपको यहाँ से बताना है कि सिखों के पहले गुरु कौन थे, तो गुरु नानक देव थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारे यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अभी आपको हम बताएं कि सिखों के 10वें गुरु कौन है, तो सिखों के 10वें गुरु जो हमारे हैं गुरु गोविंद सिंह है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 12 नंबर। इसमें पूछा गया आपसे कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 1822, और बी में लिखा है 1824, और सी में लिखा है 1826, और डी में लिखा है 1828। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, तो 1824 ईस्वी में स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो गुजरात के टंकारा नामक गाँव में हुआ था। ठीक है, आपको याद रखना है। और स्वामी दयानंद का मृत्यु कब हुआ था, तो 30 अक्टूबर, ये भी आपको साथ में याद रखना है कि स्वामी दयानंद का मृत्यु कब हुआ था, तो 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी। ठीक है, आपको इसको याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए 13 नंबर प्रश्न देखिए, इसमें पूछा गया है कि महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला। ऑप्शन ए में लिखा हुआ 15 दिन, बी में लिखा है 16 दिन, सी में लिखा है 17 दिन, और डी में लिखा है 18 दिन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला, तो 18 दिन तक चला था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 14 नंबर। इसमें पूछा गया है कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी। ऑप्शन ए में लिखा हुआ 5, बी में लिखा हुआ 6, और सी में लिखा हुआ 7, और डी में लिखा हुआ 3। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी, तो 4 थी। ठीक है, वास्तविक आलसियों की संख्या, ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। सारा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मेरे प्यारे साथियों अति महत्वपूर्ण है। एक भी प्रश्न को आप स्किप ना करें, पूरी तरीके से आप अच्छे से वीडियो को कंप्लीट देखें। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि आग कहाँ लगाई गई। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है आलसशाला में, बी में लिखा हुआ है गजशाला में, और सी में लिखा हुआ है अश्वशाला में, और डी में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ से बताना है कि आग कहाँ लगाई गई, तो आलसशाला में आग लगाई गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 16 नंबर। लक्ष्मी के पति का क्या नाम था। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ललन टॉप प्रश्न है, बहुत बार आपका एग्जाम में पूछा गया इसको। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है वीरेंद्र, बी में लिखा हुआ है लक्ष्मण, और सी में लिखा हुआ है राम रतन, और डी में लिखा हुआ है महेश। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम था, तो लक्ष्मण नाम था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 17 नंबर। इसमें पूछा गया है कि बिरजू महाराज का संबंध किससे था। ऑप्शन ई में लिखा हुआ है बांसुरी से, बी में लिखा हुआ है तबला से, और सी में लिखा हुआ है कथक से, और डी में लिखा हुआ है संतूर से। तो आपको यहाँ बताना है कि बिरजू महाराज का संबंध किससे था, तो कथक से था बिरजू महाराज का संबंध। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 18 नंबर। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ बेरोजगारी, बी में लिखा हुआ गरीबी, और सी में लिखा हुआ उद्योग धंधों की कमी, और डी में लिखा हुआ अमीरी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, तो बेरोजगारी है। ठीक है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण, ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 19 नंबर। इसमें पूछा गया है
कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है गंगा नदी, बी में लिखा हुआ है सरस्वती नदी और सी में लिखा हुआ है देवी नदी और डी में लिखा हुआ है यमुना नदी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। तो देवी नदी के नीचे जो बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। ठीक है, ऑप्शन में है सी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 20 नंबर। और आगे बढ़ने से पहले मेरे प्यारे साथियों, आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर जो आप हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमें इससे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, देखिए 20 नंबर प्रश्न देखिए, इसमें पूछा गया है कि बहादुर कहाँ से भाग के आया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ नेपाल से, बी में लिखा हुआ भूटान से और सी में लिखा है उड़ीसा से और डी में लिखा हुआ बिहार से। तो आपको बताना है इसमें कि बहादुर कहाँ से भाग के आया था। तो नेपाल से भाग कर आया था। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 21 नंबर। इसमें पूछा गया आपसे कि परंपरा का मूल्यांकन है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है निबंध, बी में लिखा हुआ है कहानी और सी में लिखा हुआ है नाटक और डी में लिखा हुआ है उपन्यास। तो आपको यहाँ से बताना है कि परंपरा का मूल्यांकन है तो निबंध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारे यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो परंपरा का मूल्यांकन का जो लेखक हैं वो कौन है, तो रामविलास शर्मा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 22 नंबर। इसमें पूछा गया है कि मंगम्मा क्या बेचती थी। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है मक्खन और बी में लिखा हुआ है दूध और सी में लिखा हुआ है दही और डी में लिखा हुआ है घी। तो यहाँ पे आपको बताना है, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा गया कि मंगम्मा क्या बेचती थी, तो दही बेचती थी। ठीक है, ऑप्शन में सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दही जो किस शहर में दही मंगम्मा बेचती थी, तो बेंगलुरु शहर में मंगम्मा दही बेचती थी। ठीक है, आपको याद रखना है, आपका एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए 23 में देखिए, इसमें पूछा गया है 20 के दांत का रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी में लिखा हुआ है नलिनी बिलोचन शर्मा और सी में लिखा हुआ है जीवनंदन दास और डी में लिखा हुआ है अमरकांत। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 20 के दांत का रचनाकार कौन है, तो नलिनी बिलोचन शर्मा है। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब पाठ 20 के दांत का विधा क्या है, तो कहानी है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 24 नंबर। इसमें पूछा गया है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 16 जनवरी 1941 ईस्वी में, बी में लिखा हुआ है 19 मई 1943 ईस्वी में और सी में लिखा हुआ है 10 मार्च 1942 ईस्वी में और डी में लिखा हुआ है 15 जून 1944 ईस्वी में। तो आपको बताना है इसमें कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, तो 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ, तो 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ। और कहाँ हुआ था, तो दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। ठीक है, आपको ये भी साथ में याद रखना है। देखिए 25 नंबर प्रश्न देखिए, इसमें पूछा गया है कि दही वाली मंगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। ऑप्शन ए में लिखा है श्रीनिवास, बी में लिखा हुआ है सात कोड़ी होता, यहाँ पे सी में लिखा हुआ है ईश्वर पाटलिकर, यहाँ पेटलिकर लिखा हुआ है और यहाँ देखिए डी में लिखा हुआ है सुजाता। तो आपको यहाँ से बताना है कि दही वाली मंगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, तो श्रीनिवास द्वारा रचित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई जो होगा हमारे यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 26 नंबर। इसमें पूछा गया है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है वाहन, बी में लिखा है लकड़ी, सी में लिखा है सर्दी और डी में लिखा है घड़ी। तो यहाँ पे आपको इसमें बताना है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो सर्दी जो है ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 27 नंबर। इसमें पूछा गया कि निम्न में कौन शब्द जो है सर्वनाम है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ मोहन, बी में लिखा हुआ आप और सी में लिखा हुआ कमला और डी में लिखा हुआ गुड़िया। तो आपको इसमें बताना है कि निम्न में कौन शब्द सर्वनाम है, तो आप जो है ये हमारा सर्वनाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 28 नंबर। पूछा इसमें कि दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का सही अर्थ
क्या है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है दिन रात परिश्रम करना, और यहाँ पे बी में लिखा हुआ है हानि होना, और सी में लिखा हुआ है दिन रात सोना, और डी में लिखा हुआ है खूब उन्नति करना। तो आपको बताना है इसमें कि दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो खूब उन्नति करना, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पर डी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 29 नंबर, इसमें पूछा गया है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है संज्ञा, बी में लिखा हुआ है सर्वनाम, और सी में लिखा हुआ है विशेषण, और डी में लिखा हुआ है अवयव। तो आपको यहाँ से बताना है इस प्रश्न में कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं। तो सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 30 नंबर, इसमें पूछा गया है कि मदन किसका बेटा था। ये प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ गिरधर लाल का, और यहाँ पे बी में लिखा हुआ है राम का, और सी में लिखा हुआ है सेन साहब का, और डी में लिखा हुआ है सोफर का। तो आपको बताना है यहाँ पे कि मदन किसका बेटा था। तो गिरधर लाल का था, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको हम 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएं कि जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न था। 30 प्रश्न में से कितना प्रश्न का आप जवाब बिल्कुल सही दिए हैं या हमें कमेंट बॉक्स में आप करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और दोस्तों ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम आता है, जो भी समस्या आता है, उससे कॉम्पीट कीजिए, उससे लड़िए, हारिए नहीं, ठीक है। दोस्तों मेहनत से शोर होगा, एक दिन अपना भी दौर होगा, ठीक है। अगर जो वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ आपसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ठीक है। मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।